अन्न कर वृद्धि में देश कर समृद्धि। कार्यक्रम देखो या सब किसान मन के जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को नमस्कार। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह हम सबसे पहले क्या शुरुआत करते हैं भाई किसान मन के हमारे कृषि समाचार देखो। जी हाँ, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कृषि समाचार। गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पुराने फल बागों के जीर्णोद्धार के लिए चलाई जा रही है योजना। खूंटी के किसानों के लिए वैकल्पिक खेती योजना लागू। एक मुलाकात सफल किसान मनोज कुमार बनवाल के साथ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के 17 जिलों में पुराने फल बागों के जीर्णोद्धार की योजना चलाई जा रही है। इस योजना में आम, अमरूद, लीची सहित कई और पुराने फल बागों के जीर्णोद्धार के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें प्रति हेक्टेयर योजना लागत 30,000 रुपये है, जिसमें 50% राशि किसानों को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पुराने फल बागों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। जिन किसान भाइयों के बाग में अनुत्पादक वृक्ष हैं, वो जीर्णोद्धार के लिए राज्य बागवानी मिशन के कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। खूंटी जिले में इस साल देर से और कम बारिश होने के कारण धान फसल लक्ष्य से काफी कम लगा है। इस क्षति की भरपाई के लिए आत्मा द्वारा वैकल्पिक खेती की योजना शुरू कर दी गई है। किसी भी फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है। किसान भाई, अगर आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एसएसपी उर्वरक का उपयोग करें। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखने के लिए सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है, जबकि आजकल डीएपी का ज़्यादा उपयोग होने से मिट्टी में सल्फर की कमी होती जा रही है। अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो फास्फेट के साथ सल्फर का भी होना बेहद जरूरी है। एसएसपी के बदले किसान भाई डीएपी खाद का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते खेतों में सल्फर की कमी महसूस की जा रही है। तो हमें किसान भाइयों से अनुरोध है कि खासकर आलू एवं तिलहनी फसलों में किसान भाई डीएपी के बदले एसएसपी उर्वरक का उपयोग करें, ताकि उनकी फसल को फॉस्फेट के साथ सल्फर भी मिल जाए और उनकी खेतों की उर्वरा शक्ति बने रहे और उन्हें उपज भी अच्छी मिले। तिलहनी फसल तोरिया और सरसों लगाने का वक्त आ चुका है। किसान भाई तोरिया के लिए PT9, T9 या पंचाली लगाएं तथा सरसों के लिए शिवानी, क्रांति या वरदान नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। जो किसान तिलहनी फसल तोरिया और सरसों की खेती करना चाह रहे हैं, वह इस महीने बुआई का काम शुरू कर दें। इन दोनों फसलों से बेहतर उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अगर आप तोरिया सरसों की खेती करना चाहते हैं तो अभी से ही खेत की तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए 3-4 बार जोतकर उसकी पाटा चला दें और उन्नत किस्म का व्यवहार करें। उन्नत किस्म में तोरी का किस्म है PT 303, T9 और पंचाली। जहाँ तक सरसों की बात है, सरसों की उन्नत किस्में हैं शिवानी, क्रांति, वरदान। उसका उचित दूरी का उपयोग करते हुए, यानी 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखें। उर्वरक का प्रयोग 50-40-40-20 किलो NPK व सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अनाज वर्गीय फसलों की कटाई के लिए वैभव हंसिया का इस्तेमाल करना किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पारंपरिक हंसुआ की तुलना में इससे 25% मजदूरी और 24% संचालन खर्च में बचत होती है। आइए मिलते हैं सफल किसान मनोज कुमार बनवाल से, जिनकी खेती में अनाज और सब्जी दोनों फसलों का समन्वय है। हर प्रगतिशील किसान की चाहत होती है कि वह खेती बाड़ी में ऐसा मुकाम हासिल करे जिससे परिवार में खुशहाली भी आए और दूसरे किसानों के लिए आदर्श भी स्थापित हो।
रुकड़ीगढ़ा गांव के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार वर्णवाल भी कुछ ऐसे ही हैं जो अभी धान और बैगन की खेती में मशरूफ हैं। हम यहाँ जमशेदपुर के दुगुरीडी में हमारा अपना सब्जी का बागान है। आज से 10 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सभी लोग अपनी नौकरी के लिए जहाँ तहाँ तलाश करते थे, हमारे साथी संगी। लेकिन हम लोगों का कुछ अपना ज़मीन था जिसमें हमको लगा कुछ खेती करना चाहिए। और पुरानी पद्धति के अपेक्षा अभी के समय में जो नया टेक्नोलॉजी है जो सभी को पता नहीं है, जिसके माध्यम से जो लोग कि अपनी खेती को डेवलप कर सके। लेकिन यहाँ एक संस्था है आत्मा, उसके माध्यम से हमको पता चला कि नया पद्धति से अगर खेती करते हैं, जैसे कि बहुत सारा ड्रिप वगैरह लगाए हैं उसमें, इसके बाद स्प्रिंकल वगैरह, ये सब जो नया टेक्नोलॉजी है, नया सुविधा है, इसके माध्यम से खेती करने से सब्जी का उपज बहुत बढ़िया होने लगा। और बेसी नहीं, 1.5-2 साल के अंदर में हम जितना अच्छा उत्पादन किए तो अगल बगल के लोग जो हैं देख करके काफ़ी प्रभावित हुए। जो लोग एक मोटा धारा के पानी के धारा से खेती करते थे, उन लोग हमको पहले मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि बूंद बूंद पानी से कहाँ खेती होगा, कहीं बूंद बूंद पानी से खेती होता है। लेकिन साल भर 1.5 साल के बाद जब वो लोग देखे तो काफ़ी लोगों का झुकाव इसी ओर जा रहा है कि हम लोग भी ड्रिप लगाएंगे, हम लोग भी इसी तरह से खेती करेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2200 रुपये से 2550 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 5200 रुपये, गेहूँ 1400 रुपये से 2200 रुपये, चना 3700 रुपये से 4200 रुपये, दाल अरहर 5450 रुपये से 6450 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 5200 रुपये, दाल चना 4600 रुपये से 5400 रुपये, सरसों तेल 8400 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 950 रुपये से 1150 रुपये और प्याज 3700 रुपये से 4400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान मन एखन हमरे मन बहुत सन जानकारी ले ली कि खेती बाड़ी हमरे कैसे करब और का इकर बारे में जानकारी रहे से कि हमरे मन देख और लिए। साथ ही मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और बहुत सारी तकनीकों के बारे में भी जाना। तो हम लोग जब तक जाते हैं और ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं, तब तक अब जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अब जो आपने कहा था कि हम विराम पे जाएंगे और जानकारी इकट्ठा करके लाएंगे, तो मैंने जानकारी इकट्ठा कर ली है। अच्छा, बहुत अच्छा नगर बात बताइए, है। ये कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बेस लागत है भाई। इसे एकदम देखकर कुछ याद आ रहा है? एकदम धान नियर तो भाई दिशा धान का जे बाइल होएला से वर्ण है। जी हाँ, तो आज का जो हमारा विषय है वो भी धान के ऊपर में ही है कि अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ की ध्यान दे, किन किन बातों का ख्याल रखें, और साथ ही जो रोग होते हैं ना वो भी धान में बहुत जल्द लग जाते हैं और उससे जो पूरी की पूरी जो खेत होती है ना वो बर्बाद हो जाती एकदम है। माने खेती हमरे मन करता निसन गड़बड़ाए कर उनकर में ज्यादा मौका रहेला, तो किसान मन हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेविला कि भाई धान में जे लागे वाला रोग है उके कैसे हमरे मन दूर कर सकीला और इकर उपचार वास्ते हमरे का करब, का दवाई मन के देव है नी, और जानकारी हमरे मन के देव विशेषज्ञ हैं नीना भारती। अभी हैं हम केबी के बोकारो के प्रांगण में और अब आपसे चर्चा करेंगे धान में होने वाले रोग और उसके बचाव के बारे में, जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नीना। तो मैम, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि धान में कितने प्रकार के रोग लगते हैं जो कि धान को नुकसान पहुंचाते हैं? धान में मुख्यतः झुलसा, जिसे हम ब्लास्ट रोग भी कहते हैं, जीवाणुपर्ण अंगमारी रोग, धड़ सड़न रोग, आभासी कण जिसे हम फॉल्स स्मट भी कहते हैं, ये रोग लगते हैं। तो हमारे किसान भाई कैसे जान पाएंगे कि ये रोग लग गए हैं, उनके लक्षण क्या हैं? जैसे हो गया कि सबसे पहला झुलसा या ब्लास्ट रोग, इस रोग के लक्षण है कि जैसे इसमें पत्तियों पर 1 सेंटीमीटर नाव के आकार का बनता है आकार और धब्बे बनते हैं, जिसके अंदर का भाग राख के रंग का होता है और परिधि गहरे भूरे रंग की पतली परिधि के रूप में रहती है। और इसके नियंत्रण के लिए हम सर्वप्रथम कार्बेंडाजिम और या फिर बीम, ये 2 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ हम बीज उपचार करते हैं। से बीम या फिर बीम 250 ग्राम प्लस इंडोफिल M45 का 1.25 ग्राम घोल लेकर के पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं खड़ी फसल में। और आपने 2 रोगों के बारे में बताया था, उनके लक्षण क्या होते हैं? जैसे धड़ सड़न रोग, यह रोग धान की फसल में पानी वाले हिस्से पर होता है, तना के पास जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे इस रोग का प्रकोप होता है। इसमें क्या, जब ये तना के पास जहाँ पे पानी हो वहाँ पे तना निचले हिस्से में काला धब्बा के रूप में दिखाई देता है, जिसके चलते तना जो है बालियाँ जो हैं निकलने से पहले तने कमज़ोर होकर के गिर जाते हैं। बीम लेते हैं जिसे 0.05% का घोल बनाकर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। इसके अलावा धड़ सड़न रोग के अलावा आते हैं जीवाणु आभासी कण, जिसे हम फॉल्स स्मट भी कहते हैं। यह रोग धान के फसल में हम बहुत ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये जब हम धान के फसल में लगा रहता है उसके बाद भी जब हम इसको भंडारण कर देते हैं तो फिर ये रोग जब हम दूसरी बार उसको बीज के रूप में उपचार लगाते हैं खेतों में, तो फिर वो धान का फसल में वो आ जाता है आभासी कण। ये ज़्यादातर किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आभासी कण के लक्षण हैं कि आभासी कण में इसके धान के बीज का आकार, जो रोग लगा है उसके बीज रोग वाले जो बीज है उसका आकार धान के बीज के आकार से बड़ा हो जाता है और ये मखमली जैसा दिखाई देने लगता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें बीजोपचार करना होगा। सर्वप्रथम बेविस्टीन, थीरम, कैप्टन, ये से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज ले करके उसका बीजोपचार करते हैं। मैम, अभी मेरे हाथ में ये एक है धान का, इसमें ये कौन सा रोग है हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे? ये जो है थोड़ा ये जैसे हम बताए थे सिल्वर शूट बोले थे, जो पहली बार जो हमने बताया था
देखिए पहला जो हमने बताया था ये कीट का है ये। अच्छा। ठीक है, कीट है तो क्या, जो कीट के बारे में हमने बताया था उसका है ये सिल्वर शूट जो बोला था, जो हॉलो टाइप का देख रहे हो गया प्याज के जैसा। प्याज में जो होता है प्याज का पत्ती जो होता है हॉलो उस टाइप की है, तो इसे हम सिल्वर शूट कहेंगे। तो ये वो कीट का प्रकोप इसमें हुआ है। मैम, हमारे किसान भाइयों को और आप अपनी तरफ से कोई महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो धान को रोग से बचाए? जी, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जैसे किसान भाइयों को जब वो धान के खेत तैयार करते हैं और फसल लगाने से लेकर अंत तक उसे काटने तक वो उस पर ध्यान दे तो उन लोगों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप लगाने से लेकर भंडारण तक में कीट का प्रकोप होता है तो और रोगों का भी प्रकोप होता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को यही करना होगा कि वो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई गर्मी के दिनों में करें, जिससे कि जो उसके अंदर ज़मीन के अंदर जो रोग है वो बहुत सारे रोग है जो जीवाणु द्वारा वायरल होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो ये सबको हटाने के लिए सबसे पहले हम गहरी जुताई करते हैं। दूसरी हो गया कि जो खरपतवार है और जो अवशेष पहले से फसल के लगे हुए अवशेष है उनको नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। तीसरी बात हो गई कि खेतों को तैयार करते समय अंतिम तैयारी के समय उसमें नीम की खली, करंज की खली या फिर चूना का प्रयोग करना चाहिए। चौथा हो गया कि हमें बीज उपचार करना चाहिए, वो चाहे रोग हो या कीट हो, हमें बीज उपचार जरूर करना चाहिए। उसके बाद जब जैसे रोग लगे हो, जिसके लक्षण जिस रोग के दिखाई दे, चाहे वो आभासी कंड हो या जीवाणु पर नंगमारी हो या भूरी चित्ती रोग हो या झुलसा रोग हो, तो उस रोग के लक्षण जैसे ही दिखाई दे किसान भाइयों को उसी रोग की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, देखा हमारी डॉक्टर साहिबा ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो इन जानकारियों पे आप अमल करें और धान से होने वाले रोग से बचें। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ा नगद जानकारी डॉक्टर नीना भारती हमारे मन संगे रहे और जानकारी दिलें कि भाई धान कर जे सफल खेती है हमारे मन कैसे कर सकेला, एकदम बहुत बढ़िया। अब इकर बाद क्या जानकारी? इसके बाद की जो हमारी जानकारी है वो है आलू की। एकदम तो आलू का खेती हमारे मन कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, आलू की खेती हम कैसे कर सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। किस तरह से हम खेती करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, कहाँ जाएं। जो होता है ना हमेशा कि जब आलू रोपते हैं किसान तो लगता है कि बस खुदाई किया, आलू डाल का जो बीज है डाल दिया, बस शांति है, अब आलू हुआ तो निकाले। लेकिन नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब तक कि आलू पूरी तरीके से जम नहीं जाता। देखो ऐसा नहीं, खेती बाड़ी एक ऐसा जिनिस है, ऐसा काम है जैसे कि छोट छुआ के जैसे आदमी मन पोषण है, माने एक छोट से लेके बड़ तक उमन का देख रेख, हर छोटा छोटा बात की उमन के ध्यान देना जरूरी है। तो उसने हमारे खेती भी एक तो छुआ है। जी बिल्कुल, छुआ खेती है तो भाई के हमारे मन के तो ध्यान देवे के पड़ी, और वो भी वैज्ञानिक खेती। एकदम तो हमारे मन फटाफट एक जानकारी कर लेवेला भाई कि कैसे हमारे मन जे आलू का खेती है कर सकेला। जानकारी हमारे कोई विशेषज्ञ हमारे मन संगे जुड़ल हैं, विशेषज्ञ हैं, जानकारी हमारे मन के देवे। और जो आज की हमारी ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आरती वीना इक्का। किसान भाई, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारीसाई पूर्वी सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे आगात आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर आरती वीना इक्का। मैडम, जैसे कि आज का हमने विषय चुना है आगात आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में, तो इससे हमारा तात्पर्य क्या है, आगात आलू किसे कहते हैं और इसका लगाने का सही समय क्या है? जी किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो आलू हमारे क्षेत्र में, हमारे झारखंड में लगाया जाता है वो करीबन 3 तरह से लगाया जाता है। वो आगात खेती होती है, फिर वो मध्यकालीन होती है और पिछात होती है। तो आज हम बात करेंगे आगात खेती की, जिसको हम लगाते हैं 10 अक्टूबर के बाद में। अगर हम मध्यकालीन आलू लगाएंगे तो वो करीब 10 नवंबर के बाद लगाया जाता है। उसी तरह पिछात आलू भी लगाया जाता है, जो कि दिसंबर महीने में लगाया जाता है। तो आगात आलू जो है वो उसके लिए भी किस्म अलग है, मध्यकालीन के लिए अलग है, पिछात के लिए अलग है। तो आगात आलू जो है उसमें अगर हम किस्म देखेंगे तो उसमें खुपरी अशोका है और खुपरी पुखराज है, जिसकी यहाँ पे खेती अच्छे तरीके से हो रही है और इसकी उपज क्षमता भी काफ़ी है। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई इसके लिए खेत का चुनाव किस प्रकार करेंगे और इनके लिए किस प्रकार की तैयारी उनको करनी पड़ती है। चूँकि आलू कंद वाली फसल है तो हमें देखना चाहिए कि हमारी मिट्टी जो है वो
पूरा सटा हुआ नहीं हो, चिट्टा मिट्टी जो बोलते हैं वो ना हो, वो बालुई दोमट मिट्टी हो जिसमें कि कंद का फैलाव सही हो। तो बालुई दोमट मिट्टी रहना चाहिए और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो खेत है, उसमें पानी का जल जमाव ना हो, पानी की उचित निकास की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और ये जो हम इसके लिए जो खेत भी चुनेंगे उसका है कि हमें पहले अच्छी तरह से जुताई करनी पड़ेगी, पहली जुताई, दूसरी जुताई भी हमें अच्छी तरह से करनी पड़ेगी और फिर दूसरी जुताई के पहले सड़ी हुई गोबर खाद उसमें मिलाना होगा पूरे खेत में, ना कि जहाँ पे हम आलू के बीज लगा रहे हैं वहाँ पे हम गोबर की खाद को डालेंगे। हमें पूरे खेत में समान रूप से, बराबर रूप से गोबर की खाद को डालना है। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसका जो महत्ता है वो मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी में पानी ग्रहण की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ इसमें जो हवा का आर पार है जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी होती है, उसमें भी ये सहयोग करता है। तो इसीलिए हमें मिट्टी की अच्छी जुताई करना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ गोबर का खाद का भी उसमें अच्छे तरीके से मिलावट करना है, मिलाना है। अब यहाँ हम जानना चाहेंगे किसान भाई, क्या इसके लिए बीजोपचार की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो किस प्रकार करेंगे? जी हाँ, अगर हम आलू की खेती करने जा रहे हैं तो चूँकि बाद में भी बहुत सारे इसमें रोग लग जाते हैं, जैसे ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, जो कि काला रूप जो उसमें हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमें चाहिए कार्बेंडाजिम, बेबिस्टिन से हमारे आलू को उपचारित करेंगे। इसमें चूँकि अगर बड़े साइज के लोग आलू लेते हैं तो उसको काटना भी पड़ता है, तो उसको हम डाइथेन M45 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से हम लोग लेंगे और उसको 1 लीटर पानी का घोल बनाएंगे और उसमें अच्छी तरह से डुबो लेंगे आधा घंटा के लिए। और आधा घंटा डुबोने के बाद छाया स्थान में उसको निकालेंगे। जब उसमें से पानी निकल जाएगा फिर हम लोगों को उसको मुख्य भूमि में लेकर के लगाना है। सबसे बड़ी बात आती है कि सिंचाई की, तो इसमें सिंचाई कब और कितने समय पर करनी चाहिए? आलू में हमें सिंचाई जो करना पड़ता है वो करीब, चूँकि ये जाड़ा वाली फसल है तो हमें आवश्यकता अनुसार, अगर वहाँ पे ज़रूरत हो रहा है कि हम 7 दिनों पे पानी पटवन करें तो हमें 7 दिन 8 दिन में पानी पटवन करना ज़रूरी है। क्योंकि आलू जाड़े के मौसम में लगाया जाता है तो बहुत बार हम देखते हैं कि पाले का भी प्रभाव इसमें पड़ता है। तो इससे हमें बचाव के लिए जो है समुचित पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए और जब जब ज़रूरत हो, जिस तरह का वहाँ पे ज़रूरत आवश्यकता महसूस हो, उसके अनुसार हमें पानी का पटवन करना चाहिए। मैडम, हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि ये सिंचाई करने के बाद खाद एवं उर्वरक की मात्रा जो देनी होती है वो कितने समय पर और कब देने का सही समय होता है? जी, किसान भाइयों, खाद की मात्रा के पहले मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगी कि जो आलू है, तो आलू में हम बड़े साइज के भी आलू को लेते हैं और छोटे साइज के भी आलू को ले करके लगाते हैं। तो कम से कम जो आलू की जो साइज होना चाहिए, उसका जो भार होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वो कम से कम 30 सेंटीमीटर जो है 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम के बीच उसका भार होना चाहिए, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग कुल जो आलू लेंगे वो 25 से लेकर 30 क्विंटल 1 हेक्टेयर के लिए लेंगे, 25 से 30 क्विंटल। तो जो 50 जो ग्राम जो है उससे अगर बड़े वजन वाले हैं तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे और 30 से छोटे वाले उसको अलग कर लेंगे। उसको हम लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीज का जो साइज होता है वो 30 से लेकर के 50 ग्राम भार वाले आलू को ही हम लेंगे। उतने आकार के छोटे होने चाहिए और उसे लेकर के हम उसको रोपनी के लिए लगाते हैं। तो इसमें होता है कि पौधे से पौधे की दूरी हम क्या रखें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रखेंगे। तो जो पौधे से पौधे की दूरी है वो इसमें 20 सेंटीमीटर है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो जैसा आप और भी फसलों को लगाते हैं तो इसमें आलू को जब आप लगाएंगे तो पहले आप पंक्ति बना लीजिए। पंक्ति बनाने के बाद 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पे आप उसमें कुदाल से नाली बना लीजिए। उसमें आप जो खाद है उसमें DAP और आपका पोटास है वो जितना मात्रा आपको बताया जाएगा वो पूरी मात्रा उस लाइन पे आप लगा दीजिएगा और उसके बाद उपचार किया हुआ आलू को उसमें लगा करके मिट्टी से उसमें दबा देना है। और मिट्टी को इतना ऊंचा भी नहीं करना है कि उसमें आलू को निकलने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। तो किसान भाइयों, जैसा कि खाद और उर्वरक की बात मैं करने जा रही हूँ, तो आलू के लिए जो यूरिया पड़ता है वो करीब करीब 258 किलो प्रति हेक्टेयर पड़ता है और जो इसमें DAP की मात्रा पड़ेगी वो 174 किलो प्रति हेक्टेयर। उसी तरह जो पोटास की जो मात्रा है वो
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेंगे। इसमें किसान भाइयों आपको जो करना है, डीएपी की मात्रा जो 174 किलोग्राम है और 200 किलोग्राम पोटास की मात्रा है, म्यूरेट और पोटास, उसे आप पूरा का पूरा 1 हेक्टेयर में आप डालेंगे, जो पंक्ति बनाएंगे उसमें, और उसके बाद उसके ऊपर आलू डाल करके मिट्टी डाल देंगे। फिर इसको लगाने के 25 दिन बाद आप उसमें जो खरपतवार हो गए हैं उसको निकालने के बाद उसमें यूरिया को 2 बराबर भागों में बांट के, जैसे मैंने आपको कहा 258 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो करीब 129-130 के करीब पड़ेगा। तो उतना आप ले करके उसको आप पहले बार में 25 दिनों में डालेंगे और उसके बाद फिर से दूसरी बार वो 40 से 45 दिनों में डालेंगे। तो यूरिया हम जब डालेंगे तो उसके बाद किसान भाई ध्यान रखिएगा कि उसमें नमी बना रहे। जब आप 40 दिन में भी डालेंगे तो उसमें मिट्टी में नमी रहना चाहिए, ताकि वो मिट्टी जो है वो यूरिया को ले ले, अन्यथा ये वाष्प के रूप में ये ऊपर उड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, या तो हम यूरिया डालें, उसके बाद उसको मिट्टी से अच्छी तरह दबा दे और उसमें पानी का पटवन कर दे। नहीं तो अगर वो मिट्टी गीली है, नमी है उसमें, तो हम उसमें यूरिया का भुरकाव कर सकते हैं, तो उसको आसानी से पौधा ले पाएगा। और चूंकि अगर हम यूरिया पहले डालेंगे पौधे में, जब हम आलू जब डाल रहे हैं, आलू की बुआई करते समय, तो इस समय चूंकि उसमें जड़ भी नहीं निकला रहेगा, पौधा भी नहीं बढ़ेगा, तो वो यूरिया बेकार वेस्ट चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी आघात आलू की वैज्ञानिक खेती के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ा सुपट जानकारी किसान मन और आशा करेला कि जे जानकारी रोमन के आज भेटालक से जानकारी रोमन खातिर बहुत लाभ देवे वाला जानकारी होवी और हमरे मन सफल खेती भी कर सकेला इस जानकारी से, है नी। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में आपको बताया कि धान की जो खेती है वैज्ञानिक विधि से आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके रोगों से आप धान को बचा सकते हैं, साथ ही आलू की जो खेती है उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उसे वैज्ञानिक पद्धति अपना के कैसे किया जा सकता है। ढेर सारी जानकारी हमने दी आपको और आपके लिए हम और भी जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन आज नहीं, अगले बार दोसर दिन, है नी। तो देखो किसान मन, रोड मन से विदा लेवे से पहले हमरे मन लगातार आप रोड मन के अपन पता लिखाते आविला, तो फटाफट पता के बताई दो। जी, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो किसान मन आशा करेला की जानकारी रोमन खातिर बहुत नगद हुई और रोरे मन अपन सुझाव हमरे मन के लिख भेजब, का हमरे मन का कार्यक्रम में और सुधार कर गुंजाइश है, और संगे रोरे मन के और का जानकारी चाहिए इकर बारे में जरूर लिख भेजब। रोरे मन कर खत कर आसरा में हमरे दुयोजन, तब तक ले हमरे मन के देव विदा, जोहार।